तो यहां पर प्रश्न ये है जो मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि हमारे पास वो साइंस था, हम वो थ्योरी जानते थे, लेकिन हमने टीवी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? भारत में कभी भी किसी को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा नहीं है। यहां हर व्यक्ति मुक्त है, हर व्यक्ति आजाद है। पता है कैसे? वो एक छोटी सी बात को समझिए। मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा होती थी, मैं मेरी माँ को देखता था कि वो चींटी को आटा डालती है खाना बनाने के पहले। एक दिन मैंने मेरी माँ से पूछा, चींटी को आटा क्यों डालती है? तो कहने लगी कि ये मेरा धर्म है। तो मैंने कहा, ये धर्म का मतलब क्या है? चींटी को आटा क्यों डालती? तो चींटी को आटा इसलिए डालना कि उसको भी जिंदा रहने का हक है, और चींटी को मारा मैंने तो कहती है पाप लगेगा तुझको। तो ये चींटी को मारना नहीं है, क्योंकि चींटी भी उतना ही महत्वपूर्ण जीव है जितना मैं हूं। माने भारतीय परंपरा में ये जो जियो और जीनो दो की कल्पना है, ये बहुत गहरी कल्पना है कि प्रकृति में जो कुछ भी है वो जिंदा रहने के लिए है, उसके साथ तुम भी जिंदा रहो। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य करके चलना है, ये परंपरा है भारत की। प्रकृति के विरोध में आप नहीं जा सकते। क्योंकि आपको प्रकृति के साथ मिलकर चलना है, इसलिए आप प्रकृति को गुलाम नहीं बना सकते, प्रकृति के साथ चल सकते। तो यहां की परंपरा है कि हम किसी को गुलाम नहीं बना सकते, और हर एक में जीव है, तो हर जीव को जीने का अधिकार है, तुमको भी जीने का अधिकार है। तो जिंदा रहो और दूसरों को जिंदा रहने। ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो मुझे समझ में आता है कि चूंकि यहां हर एक व्यक्ति को आजाद रहने का अधिकार है, जिंदा रहने का अधिकार है, और हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो मुक्ति जब मिलेगी किसी भी समाज में तब, जब वो गुलाम नहीं रहेगा तब। तो यहां गुलाम बनाकर रखने की परंपरा नहीं है, इसलिए टेलीविजन बने ऐसी कल्पना भी नहीं आई होगी मन में। थ्योरी तो थी हमारे पास, लेकिन हमने नहीं बना। इसी तरीके से एक दूसरा उदाहरण और देना चाहता हूं। 10वीं शताब्दी में हमारे देश में आतिशबाजी बनती थी, इसके प्रमाण है, हिस्टोरिकल प्रमाण। आतिशबाजी माने ये कभी कभी फुलझड़ी चलाते हैं हम दीपावली में, जी रोशनियां जो होती है, ये आतिशबाजी का जो उद्योग है, ये हिंदुस्तान का सबसे पुराना उद्योग है, जो शिवकाशी में चलता है या मद्रास में आसपास के, बहुत पुराना उद्योग है, हजारों साल पुराना उद्योग है। तो 10वीं शताब्दी के तो लिखित प्रमाण है कि इस देश में आतिशबाजी बनती रही है। तो हमारे पास आतिशबाजी बनाने के लिए मटेरियल है, और उसी मटेरियल से आप जानते हैं कि बम बन सकता, लेकिन हमने कभी नहीं बनाया। थ्योरी तो वही है ना, रॉ मटेरियल तो वही इस्तेमाल होने वाला। जो रॉ मटेरियल हम आतिशबाजी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसी रॉ मटेरियल से बम भी बन सकता है, और उस बम से हम कई लोगों को मार सकते हैं। यह कल्पना देश के लोगों को आई क्यों नहीं, और बम बनाया क्यों नहीं हमने? और दूसरी तरफ यहां से जब आतिशबाजी बनाने की टेक्नोलॉजी यूरोप में गई है, तो सबसे पहले उससे बम ही बनाया गया। उन्होंने आतिशबाजी बाद में बनाई है, उन्होंने पहले बम बनाया। वो बेसिक फर्क है चिंतन का, क्योंकि यूरोप में हमेशा मारामारी, हमेशा हिंसा, हमेशा मारधाड़, हमेशा गुलाम बना के रखना, हमेशा आक्रमण करना। आप कल्पना नहीं कर सकते, 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में इंग्लैंड में 1500 से ज्यादा युद्ध हुए, 7वीं से 10वीं शताब्दी, 300 साल। तो मारामारी, इतनी हिंसा, इतनी हिंसा, इतनी हिंसा। तो चूंकि हिंसा वाला मानस है, तो हिंसा वाला मानस पहले बम बनाएगा, और अहिंसा वाला मानस है वो आतिशबाजी जरूर बनाएगा, लेकिन बम नहीं बनाएगा। इस मानस को समझिए, ये भारतीय मानस है, और यहीं पर यूरोप और भारत में फर्क करके देखने की जरूरत है कि हम यूरोप क्यों नहीं हो सकते। हम हमारी सारी ताकत लगा दें तो भी यूरोप नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा मानस भारतीय है। आचरण में चाहे जितने आप यूरोपियन बन जाइए, मानस से आप हमेशा हिंदुस्तानी रहेंगे। तो आप हिंदुस्तानी ही रहेंगे मानस से। तो यूरोपियन बनने की हम कोशिश क्यों करें फिर? जब हमारा मानस भारतीय है, तो भारतीयता में ही हम आगे बढ़ने की कोशिश क्यों ना करें? तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी बनेगी। फिर टेक्नोलॉजी के दो तरह के एक प्रयोग हो सकते हैं, जैसा कि यूरोप और अमेरिका में आप देखेंगे, क्योंकि उनका मानस मारामारी वाला है, वायलेंस वाला है, इसलिए वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे सैटेलाइट इंडस्ट्री। अगर उनकी बनेगी तो वॉर इंडस्ट्री बनेगी। और यूरोप और अमेरिका में आप जान लीजिए, जितना भी टेक्निकल नो हाउ वहां है उपलब्ध, और जो भी डेवलपमेंट होते हैं, सबसे पहले वॉर इंडस्ट्री में जाते हैं एप्लीकेशन के लिए। और दुर्भाग्य से अमेरिका में और यूरोप में जो वैज्ञानिक तैयार होते हैं, उन वैज्ञानिकों के खून पसीने की कमाई हथियार बनाने में ही सबसे ज्यादा काम में आती है। हमारे यहां अगर ऐसे डेवलपमेंट होंगे भी, तो हमारी तो बात ही अहिंसा से शुरू होती है। इसलिए वॉर इंडस्ट्री हिंदुस्तान में इतनी उस तरह की नहीं बनेगी जैसी यूरोप में होगी, अमेरिका में होगी।
तो ठीक है, उनके अपने पैराडाइम है, हमारे अपने पैराडाइम है। हम गड़बड़ी हमेशा ये करते हैं कि उनके पैराडाइम को अपना बनाने की कोशिश करते हैं और वो कभी होता नहीं, क्योंकि हम मानस से भारतीय हैं और वो मानस से यूरोपीय है। तब यहां पर यह महत्वपूर्ण बात आती है कि अगर टेक्नोलॉजी लोकल है और साइंस यूनिवर्सल है, तो लोकल जरूरतों के हिसाब से टेक्नोलॉजी बननी चाहिए, ना कि बाहर की जरूरतों के हिसाब। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में ये जो मोटर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, मारुति आ गई, सीएलओ आ गया, फलाना ढिमाका, ये सब लोकल जरूरत के हिसाब की नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में कारें कितनी चलाएंगे आप, उसकी एक लिमिट है ना। क्योंकि आपके पास डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, जो भी है थोड़ा सा उसको आप पूरा नहीं कर पाते अपने लिए, तो बाहर से खरीद के लाना पड़ता है आपको डीजल और पेट्रोल। तो जिस चीज में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सेल्फ रिलायंट नहीं है, उस चीज के आधार पर हम हमारी टेक्नोलॉजी कैसे आगे ले जाएंगे? कहीं ना कहीं आपको परावलंबन का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तो दिमाग बंद हो गया है। धुआंधार सबसे ज्यादा अगर कहीं इन्वेस्टमेंट इस समय हो रहा है तो हिंदुस्तान में कार बनाओ, कार बनाओ, कार। मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि कार बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ, तो कितनी कार बन सकती है? तो जनरल मोटर्स आ गया, फोर्ड आ गया, ये आ गया, वो हुंडई आ गया, तो फलाना आ गया, तो ये मर्सिडीज भी आ गया, तो बेंज भी, सबको बुला लिया इन्होंने, और कार बनाओ तो हिंदुस्तान की तरक्की हो जाए। तो हम लोग बहुत तरक्की अगर मान लीजिए कर लेंगे किसी दिन, मान लीजिए हाइपोथेसिस, और आप तो चूंकि साइंस और टेक्नोलॉजी के आदमी, इसलिए हाइपोथेसिस आप तो बहुत आसानी से एज्यूम कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि मान लीजिए हमने बहुत कार बनाई और डेवलपमेंट इतना कर लिया कि हिंदुस्तान के हर परिवार में एक कार। तो इस देश में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 20 करोड़ परिवार है, तो 96 करोड़ की आबादी है। तो 20 करोड़ परिवार में हर परिवार में एक कार, तो मान लीजिए मर्सिडीज बेंज हर एक के पास। अब आप लाइन से 20 करोड़ मर्सिडीज बेंज को खड़ा करिए, क्योंकि 20 करोड़ मर्सिडीज बेंज खड़ी होगी तो जमीन तो चाहिए ना। तो एक मर्सिडीज बेंज को खड़े होने के लिए कम से कम 100 स्क्वायर फीट तो चाहिए, कम से कम 10 बाई 10 की जगह तो चाहिए। मैं तो कम कह रहा हूं, शायद इससे भी ज्यादा 200 स्क्वायर फीट में, क्योंकि बड़ी गाड़ी होती है। तो 200 स्क्वायर फीट एक मर्सिडीज बेंज के लिए, तो 20 करोड़ मर्सिडीज बेंज के लिए, तो 200 इंटू 20 करोड़ तो कितना? करीब 4000 करोड़ स्क्वायर फीट। अब इस 4000 करोड़ स्क्वायर फीट को स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट करिए। तो एक दिन मैंने हिसाब लगाया, तो जो हिसाब निकला वो पता चला कि इतनी तो हिंदुस्तान के सड़कों की कुल लंबाई नहीं है। और अगर हमारी सड़कों को सब एक लाइन से जोड़कर अगर आप खड़ा कर दीजिए, तो 20 करोड़ कार खड़ी नहीं हो सकती, चलेगी कहां भैया? आप समुद्र में ले जाके तो खड़ी नहीं करेंगे उस कार को। और मान लीजिए आपने चलाना शुरू किया, तो हर एक कार से दूसरे कार का डिस्टेंस आधा किलोमीटर तो चाहिए, और अगर आधा किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं हुआ तो जान लीजिए 20 करोड़ मर्सिडीज बेंज जो ट्रैफिक जाम करेंगी, आप 10 साल में अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे कभी। फंस गए तो फंस गए, गई गाड़ी। अब हो सकता है आप पैदल उतरकर चलना शुरू करें तो अपने घर पहुंच जाएं, लेकिन आप कार से कभी नहीं पहुंच पाएंगे। काहे की बेवकूफी है भाई, कार से डेवलपमेंट थोड़ी होने वाला है इस देश का। और तब उसका एक दूसरा बात भी समझ में आती है। हमारे देश में एक बार एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेमिनार हुई थी, मैं भी गलती से चला गया। गलती मेरी इसलिए कि ऐसे उल्टे सोच वाले लोग जो होते हैं वो मिसफिट होते हैं, तो मैं अपने आप को मिसफिट मानता हूं इस सिस्टम में। तो गलती से किसी ने मुझे कह दिया कि तुम भी आ जाना उस सेमिनार में। तो मैंने कहा सेमिनार है किस पर? तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान की एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व करने का सेमिनार। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, देखें क्या एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व होती। तो उस सेमिनार में गया तो एक सेक्रेटरी आया था भारत सरकार की तरफ से, उसका सारा रोना धोना विधवा विलाप कर रहा था। क्या कर रहा था? पेट्रोल की क्राइसिस है, डीजल की क्राइसिस है, ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट इतना हो गया, इतना इंपोर्ट करना पड़ता, वगैरह वगैरह, और कार्बन। तो मैंने कहा ये किसको सुना रहे हैं आप, काहे का रोना रो रहे हैं? आप तो सरकार के हिस्से हैं और भारत सरकार ने लाइसेंस दिए हैं सब कार बनाने वाली कंपनियों को, तो आप चाहें तो ये लाइसेंस रद्द कर दीजिए, काहे को ऑयल पूल अकाउंट के डेफिसिट का रोना रो रहे हैं? तो थोड़ी देर चुप हो गया। तो मैंने फिर उसी दिशा में बात को आगे बढ़ाया कि आप ये भी कहते हैं कि 20,000 करोड़ का ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट है, आप ये भी कहते हैं कि हमारे पास डीजल पेट्रोल की कमी है, और दूसरी तरफ कार बनाने का लाइसेंस भी देते चले जा रहे हैं, धनादन धनादन धनादन, हर विदेशी कंपनी को बुलाते चले। कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करें?
तो उन्होंने कहा राजीव भाई क्या करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो करवाना। मैंने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुद्धि से करवाना या बेवकूफी से? जहां चाहो वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराना।